ओके, सो नाउ लीव एनकैशमेंट क्यों मिल रही है? जो बंदे अपनी पूरी छुट्टी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली उनका हक है ना छुट्टी लेना, तो काम किया है तो हक है उनका। अब जो हक अवे मतलब पूरा नहीं, मतलब जो अपने राइट्स हैं उसको भी अवेल नहीं कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का काम करने के लिए वो अपने बेनिफिट्स भी अवेल नहीं कर रहा है, तो उसको कहा जाता है कि यार तूने छुट्टी नहीं ली तो इसके बदले में पैसे ले। तूने अगर 1 महीने की तेरे को हमने छुट्टी दी थी और 1 महीने की छुट्टी के बदले में तूने खाली 15 दिन की ही छुट्टी जो है वो यूज़ करी है। 15 दिन ही तू छुट्टी पे रहा, तो 15 दिन जो तूने छुट्टी नहीं ली है उसके बदले में तू आधे महीने की तनख्वाह ले ले। अब ऐसा जब होने लगेगा तो फिर बंदे जो है वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि यार छुट्टी जरूर लेनी है, छुट्टी के बदले में पैसे मिल रहे हैं, छुट्टी का मतलब तो पैसे खर्चना होता है और छुट्टी ना लेने का मतलब है पैसे कमाना होता है। तो लीव एनकैशमेंट की कहानी शुरू हो गई कि लीव एनकैशमेंट हो। अब अगर लीव एनकैशमेंट जो है, मींस लीव एनकैशमेंट का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि क्या है? आपको किस बात के पैसे मिल रहे हैं? छुट्टी ना लेने के जितनी छुट्टियां बची हैं जो आपने नहीं ली हैं उसके पैसे मिल रहे हैं। अगर आपकी लीव एनकैशमेंट जो है दैट इज व्हाइल इन द सर्विस, जब आप छुट्टी मतलब आपको लीव कब एनकैश हो रही है? अभी आपकी सर्विस चल रही है। आपने पिछले साल जो है वो 30 दिन की जगह 15 दिन ही आप दफ्तर गए, मतलब 15 छुट्टियां ली थी और 15 दिन आपने काम किया था, तो ये आपको आधे महीने की तनख्वाह उन्होंने दे दी, तो दिस विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। ये वाली जो है ये पूरी टैक्सेबल होगी, इररिस्पेक्टिव आप एम्प्लॉई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। आपकी जो छुट्टी के बदले में जो आपको कैश मिला है वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, अगर आप सर्विस में हैं तो। अब दूसरा केस आ जाता है कि आप सर्विस में नहीं है, आपने कई छुट्टियां जो हैं वो कई, मतलब आपने जो ड्यूरिंग दी सर्विस आपको जो छुट्टियां मिली हैं आप जोड़ के रखते चले गए। छुट्टी का एक बेनिफिट और जो है वो कंपनीज भी और गवर्नमेंट भी देती है कि आप अपनी छुट्टीज को स्टोर करके रख सकते हो, एक ट्रंक में डाल के रख सकते हो कि यार ये छुट्टियां मेरी पड़ी हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब लूंगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रूल होता है कि वो 10 महीने तक की छुट्टियां अपनी संभाल के रख सकते हैं। 10 महीने तक की छुट्टियां वो, मतलब पहले साल नौकरी करी तो 30 दिन की छुट्टी हुई, 30 में से 5 ली, 25 जो है वो संभाल के रख ली। दूसरे साल फिर सर्विस करी, फिर पता चला कि 10 ही दिन की छुट्टी ली और 20 दिन की फिर संभाल के रख ली, तो दोनों दोनों साल की जोड़ के अब 45 दिन हो गई। ऐसे धीरे-धीरे करके वो इकट्ठी करके 300 दिन तक की सैल जो लीव एनकैशमेंट लीव है, उसको जोड़ के रख सकते हैं और जब मर्जी ले सकते हैं। बट 300 के बाद नहीं जोड़ सकते। 300 के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी अगले साल 300 के बाद अगले साल फिर 10 दिन छुट्टी उन्होंने कम ली, तो 310 नहीं ऐड होएंगी, वो 300 की 300 रह जाएंगी। 10 छुट्टियां जो हैं वो लैप्स्ड मानी जाएंगी कि ये खत्म हो गई, इनका अब कुछ नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट रूल्स जो हैं वो ये हैं कि 10 महीने तक की छुट्टियां जो हैं आप जोड़ के रख सकते हो। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आप देखोगे वो करीब 15-16 साल की सर्विस के बाद जिसमें वो 300 दिन की छुट्टियां अपनी जोड़ लेता है, उसके बाद वो हर साल पूरे 30 दिन की छुट्टी लेता है कि मेरी छुट्टी है भैया, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगी। प्राइवेट एम्प्लॉइज के केस में कई बारी ये जो 300 दिन है ये 300 दिन नहीं होते, ये 60 दिन ही रह जाते हैं, कहीं पे 30 दिन ही रह जाते हैं, कहीं पे एक भी दिन नहीं होता कि यहाँ तो छुट्टी ले लो नहीं तो लैप्स हो जाएगी, बस यही कंसेप्ट होता है। मगर वो छुट्टियां मिलती कब है? जब आपका पूरा 1 साल सर्विस का हो जाता है, अगले साल से 30 छुट्टियां आपको मिलनी शुरू होती है। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है अगले अगले साल, जैसे मीन्स आपने जनवरी में नौकरी शुरू करी थी, दिसंबर का जब दिसंबर खत्म हो जाएगा तो अगले साल शुरू होते ही जनवरी में आपके अकाउंट में 30 छुट्टियां आ जाएंगी। अब जब वो 30 छुट्टियां आपकी मिल गई आपको और आपने जनवरी या फरवरी में ही रिजाइन कर दिया बिना छुट्टी लिए, उस साल आपने कोई एक भी छुट्टी नहीं ली और 3 फरवरी को आपने रिजाइन कर दिया कि मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, तो जो वो प्राइवेट कंपनी जहां पर आप जॉब करते हो, वो जब आपको रिजाइन कर दोगे तो जो नोटिस पीरियड है आपने सर्व करा वो नोटिस पीरियड हो जाएगा पूरा। उसके अलावा जो उसके पास बेनिफिट्स आपके पड़े हुए हैं वो सारे उसने देने हैं। उसके अलावा ये जो 30 दिन की छुट्टियां जो अनअवेल्ड रह गई, जो छुट्टियां आपने नहीं ली, इन छुट्टियों की एनकैशमेंट भी वो करेगा, दैट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन इट। ये छुट्टियों के वो पैसे आपको देगा। तो ये छुट्टियों के पैसे कौन से मिले? दी ये छुट्टियों के पैसे वो मिले विच हैव बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
सुपरएनुएशन और अदरवाइज, चाहे वो सुपरएनुएशन हो। सुपरएनुएशन कब होती है? जब आप रिटायर हो जाते हैं, कि आपकी उम्र जो है वो 58 साल हो गई, 60 साल हो गई, तो वो सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हुई। बट उससे पहले आपने रिजाइन कर दिया और आपकी कुछ अनअवेल्ड लीव्स पड़ी हुई थी। उन वो ऐसी छुट्टियां पड़ी हुई थी जो आपने नहीं ली थी मगर आपका हक था। तो उन छुट्टियों के बदले में आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर वो छुट्टियों के पैसे जो आपको मिल रहे हैं, दैट इज बीइंग गिवन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट सर्विस में थे और आपके पास वो जो छुट्टियां बची हुई हैं उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितनी भी लीव एनकैशमेंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट है। मगर इसमें एक कंडीशन जो है, जो पहले वाली आ गई ना, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 महीने से ज्यादा की छुट्टियां इकट्ठी ही नहीं कर सकता। तो इनकी ऑब्वियस सी बात है कि जो कंडीशन हो गई कि 10 महीने की सैलरी ही इनको जो मैक्सिमम मिल सकती है। बट इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से क्या है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितनी भी लीव मिल रही हैं सारी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसमें हम एक भी पैसा जो है उनसे टैक्स का नहीं लेंगे, जो छुट्टियों का सरकार उनको देगी। प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में हम क्या क्या सुनते हैं? प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में हमें क्या बताया जाता है कि एग्जेम्पशन तो इनको भी मिलेगी, मगर इनको किस टाइप्स की एग्जेम्पशन मिलेगी? दिस इज बेसिकली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज, फॉर एनी अदर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, बाय एनी अदर एम्प्लॉय, तो वो प्राइवेट ही बचे। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए जो एग्जेम्पशन बची वो ये है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर, मींस इन चार में से जो लोएस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा। अब ये चार अमाउंट कौन कौन से बताए? जैसे ग्रेचुटी में 20 लाख बताया हुआ था, तो लीव एनकैशमेंट के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो 25 लाख रुपए बता दिया, कि 25 लाख रुपए जो है वो आपकी लीव एनकैशमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। जैसे ग्रेचुटी में था कि 20 लाख रुपए आपको जिंदगी भर 20 लाख से ज्यादा की ग्रेचुटी फ्री नहीं मिल सकती जब तक वो लिमिट अनाउंस नहीं होती, वैसे ही ये 25 लाख की भी जो है अपर लिमिट है। मीन्स आप किसी एक एम्प्लॉयर से 5 लाख ले आए, किसी से 3 लाख ले आए, तो वो लिमिट आपकी 25 लाख से घटती चली जाएगी। मीन्स 8 लाख आप ले चुके हो, तो अगली बारी आपके लिए वो लिमिट जो है 25 माइनस 8, 17 लाख ही रह जाएगी। 25 में से 8 लाख एग्जाम आप ले चुके हो, तो नेक्स्ट टाइम ये लिमिट 17 लाख हो जाएगी। पहला अमाउंट 25 लाख हो गया। दूसरा अमाउंट लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड, जो अमाउंट आपको एक्चुअली मिल रहा है, दूसरा अमाउंट वो वाला हो गया। अब तीसरा अमाउंट जो है दैट इज बेसिकली 10 मंथ्स सैलरी, जो 10 महीने की तनख्वाह है वो है। अब ये 10 महीने की तनख्वाह कहां से निकाल के लाए? ये गवर्नमेंट रूल से उठा लाए, कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो है वो अपर लिमिट ऑफ लीव एनकैशमेंट जो है गवर्नमेंट ने ही 10 महीने की रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय को 10 महीने से ज्यादा का बेनिफिट भी नहीं हमने दिया। वहां तो गवर्नमेंट रूल्स में यही लिख दिया है ना कि 10 महीने के बाद जो है वो आपकी लीव जो है वो लैप्स होनी शुरू हो जाएगी। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में इनकम टैक्स वालों ने लिख दिया कि तुम्हारे को 10 महीने तक की जो सैलरी है अगर लीव एंड कैश होके आ रही है वो तो एग्जेम्प्ट है, मगर 10 महीने से अगर ऊपर के महीनों मीन एक्स्ट्रा हो गई तुम्हें, कि 10 महीने की जगह कोई 12 महीने की छुट्टी एंड कैश करके दे रहा है, तो 10 तक की तो टैक्स फ्री ले लो, 2 महीने की जो है वो टैक्सेबल आएगी, 2 महीने में कोई एग्जेम्पशन नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर ये वाला? ये 10 महीने कहां से आया है ये याद करने में आसानी रहे, इसलिए मैंने ये 10 महीने की स्टोरी आपको बताई है, कि गवर्नमेंट में रूल्स है 10 महीने के बाद जो है वो छुट्टियां लैप्स होती हैं, इसलिए ये 10 मंथ्स डाला है। कोई रैंडम नंबर नहीं याद कर रहे हम कि 10 एक नंबर है, कोई 12 एक नंबर है ना। इट इज नॉट ए रैंडम नंबर, इट इज लिंक्ड टू गवर्नमेंट रूल्स। अब तीन अमाउंट आपको या समझ में आ गए, 25 लाख लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड और 10 मंथ्स सैलरी। 10 मंथ्स सैलरी कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। ये 10 महीने प्रीसीडिंग रिटायरमेंट मींस जिस दिन आप रिटायर हुए हो, जिस दिन आप रिटायर हुए हो उस दिन की तनख्वाह नहीं जोड़नी है। ये आपको बड़े छोटे छोटे नुआंसेस हैं इनकम टैक्स एक्ट के, जो लकीर का फकीर बन के याद करने हैं, कि जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही माना जाएगा। आप अगर जो है मीन्स रिटायर जो हुए हो वो हुए हो 1 जनवरी को, तो आपकी जो 10 महीने की सैलरी है वो 31 दिसंबर तक की माननी है। अगर आप रिटायर 31 दिसंबर को हो गए हो, तो 10 मंथ्स की जो एवरेज सैलरी है, 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, आप 31 दिसंबर को अगर रिटायर हुए हो, तो आपको जो सैलरी है वो 30 दिसंबर तक की लेनी है, 31 दिसंबर जो है उसमें ऐड नहीं कर। प्रीसीडिंग रिटायरमेंट,
मीन्स रिटायरमेंट से पहले 1 महीना, 1 दिन पहले, प्रीसीडिंग रिटायरमेंट मीन्स 1 दिन पहले तक की सैलरी। ये पॉइंट क्लियर? बिल्कुल। 10 months सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से एक दिन पहले वाले। नो, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाना है दैट इज, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चौथा वाला पॉइंट है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सारी इसके अगेंस्ट होगी। जो लीस्ट निकलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट इन चारों में से हमेशा ज्यादातर यही वाला होगा, ये चौथा वाला ही होगा। ये चौथा जो है ये क्रूशियल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और प्राइमरी भी है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है अल्टीमेटली यही वाली दिखानी थी हमने, बाकी तो रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। रिडंडेंसी का मतलब फालतू की बातें बता रहे हैं, मेन जो है वो ये वाली है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, जो कैश है वो किस बात का मिल रहा है आपको? जो अनअवेल्ड लीव्स रह गई हैं उसका। अनअवेल्ड लीव्स कैसे होती हैं जी आपकी? उसमें इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि टोटल आपकी जो छुट्टियां हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट के लिए कितनी मानी जाएगी। हो सकता है कोई बहुत ही जेनरस एम्प्लॉई है, आपकी जॉब जो है वो डब्ल्यूएचओ में लग जाती है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनिसेफ में लग जाती है, या किसी फॉरेन एम्बेसी में लग जाती है। तो उस केस में आपको छुट्टियां जो हैं वो एक साल में 45 45 60 60 भी मिलती हैं, कि हमारे साथ काम कर रहे हो, 45 दिन की साल की छुट्टी तुम्हारी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है हम 45 नहीं मानेंगे तुम्हारी छुट्टियां, हम ज्यादा से ज्यादा आपकी एक साल की छुट्टियां जो है वो 30 ही मानेंगे, 30 से ज्यादा नहीं मानेंगे। कैश इक्विवेलेंट ऑफ unavailed leave based on 10 months average salary to his credit at the time of retirement। रिटायरमेंट पे जो है वो 10 महीनों की, मतलब 10 महीनों की एवरेज सैलरी पे, और जो अनअवेल्ड लीव्स हैं उसके लिए क्या बोल रहे हैं? earned leave entitlement can't exceed 30 days for every year of actual service rendered for the employer from whom service he has retired, from whose services he has retired। तो एक साल की जो मैक्सिमम लिमिट आपकी मानी जाएगी वो 30 दिन की मानी जाएगी। 30 दिन से ये ज्यादा अगर कोई छुट्टियां दे रहा है तो वो हमने कंसिडर ही नहीं करा। आपको एक साल की जो छुट्टियां मैक्सिमम मिल सकती हैं वो 30 मिल सकती हैं। और पता चला कि आपको जो छुट्टियां मिली हुई थी वो तो एक साल की 45 मिली हुई थी, 45 में से आपने 15 ले ली हुई थी, या 45 में से आपने पूरी 30 ले ली हुई थी। मीन्स आपकी एंटाइटलमेंट थी 45 डेज की, लीव्स अवेल जो आपने करी हैं ऑन एन एवरेज 30 डेज की करी है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और जो अब आपकी एनकैशमेंट होनी है वो होनी है 15 डेज की। तो ये जो 15 डेज की एनकैशमेंट होनी है दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। राइट गाइस? ये फुल्ली टैक्सेबल कैसे बनी, ये समझ में आई बात? हेलो? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अगर मान लेते हैं कि एंटाइटलमेंट जो यस है, सर। एंटाइटलमेंट जो है वो 45 डेज की थी, ठीक है जी, और यस सर। एंटाइटलमेंट 45 डेज की थी, और आपने जो छुट्टियां अवेल करी हैं दैट इज ऑफ 25 डेज, और जो एनकैश करी दैट इज ऑफ 20 डेज। तो छुट्टियां जो एग्जेम्प्ट होंगी वो कौन सी होंगी? एग्जेम्प्ट लीव्स फॉर इनकम टैक्स पर्पस, वो कितनी होंगी? बोलो। सर 5। वेरी गुड। हाँ जी, 5 समझ में आ गया सबको?
हाँ या ना में जवाब देना यार, सोचना नहीं है। कंफ्यूजिंग है सर ये। तो क्या कंफ्यूजन है, पूछ, सोच और बता। ये जवाब किसने दिया था? बेअंत, तुमने दिया था? Yes, sir. हाँ भाई बेअंत, समझा दे इसे, क्या क्या जो कंफ्यूज हो रहा है बंदा। ਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 30 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ। ਸਰ 45 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਰ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 25 ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ 5 ਬਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। हाँ जी बेटा, आगे गल समझ, बड़ी अच्छी तरह समझाया है। यस सर। Any doubts in the class after Yes, these two sir. guys have understood it? No, sir. नो सर। No doubt Sir. या नहीं समझ आया? नो डाउट। No doubt. No That's a better way to say. No No ना, doubt. मेरे no नाल नहीं पता चलता की कहना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए आगे। यस सर। एक सवाल Yes, कर sir. लइए, अंदर थोड़ा जा क्लैरिटी आ जाएगी और ज्यादा। छोटे छोटे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए ने, बट वी नीड टू हैव सम बिगर अंडरस्टैंडिंग आल्सो ऑन दिस। तो एक बारी अच्छा, एक और छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA मींस ये छुट्टियों वाली कहानी हो गई, वुड बी अवेलेबल टू एन एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रिजीम। अब 115 BAC में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जेम्पशन दोनों के लिए है, जो ये वाला है 10 AA वाला। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड फॉर रिटायरल बेनिफिट्स एंड कमीशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर वो कमीशन जो है वो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो वो भी कंसीडर होना है सैलरी निकालने के लिए। एवरेज सैलरी विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी लास्ट ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की डेट को छोड़ के उससे पिछली डेट तक निकालनी है हमने, ये चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, क्लियर यस ये सर। बात? क्लियर ये सर। ना एक छोटे छोटे नोट्स, सैलरी की डेफिनेशन किस चीज के लिए क्या है वो बना के रख लेने, एक गुटका अपना बना लेना है, जो एग्जाम से एक दिन पहले जो है वो पढ़ते हुए, मतलब जैसे सोने लगो तो सोने से पहले पढ़ के सोना है एग्जाम से एक दिन पहले, और वहां जाके इसको वॉमिट आउट करके आ जाना कि ये लो पकड़ो यार, अपने आप अपना संभालो, जो सैलरी की डेफिनेशन है सारी याद है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5-6 डेफिनेशन है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लास्ट डे क्लटर्ड माइंड ना हो उसके लिए, इसके लिए पहले ही एक रेडीनेस करके रखनी है आपने। जब जैसे लड़ाई में तैयारी करके जाते हैं ना कि तलवार भी ले जानी है, डंडा भी ले जाना है, बंदूक और चाकू तो लेके ही जाने हैं, तो वैसे ही ये काम भी आपने करने। ठीक है, ये सारे के सारे सैलरी की डेफिनेशंस एक कॉपी पेंसिल पे अपने लिए बना के तकिए के नीचे रख के सोना है एग्जाम से पहले। सवेरे उठ के चाहे सबसे पहले पढ़ लो या रात को सोने से पहले पढ़ के सो, और सवेरे जाके वहां पर दे आओगी, ये तुम्हारी चीज रखो अपने पास। अब इसके अलावा और क्या था सैलरी के लिए, और छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं? वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉइज इन द सेम प्रीवियस ईयर। वही मून लाइटिंग फर्टिलाइजर वाली कंपनी, उसमें बंदा काम कर रहा है, दोनों ने एक साथ निकाल दिया, निकाल तो दिया मगर दोनों लीव एनकैशमेंट तो देंगे ही देंगे। वहां जो है वो 25 लाख रुपए की जो अपर लिमिट है दैट विल बी शेयर्ड। वो 25 लाख की 25 25 50 नहीं हो सकती है, वो अपर लिमिट 25 ही रहेगी। वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर and again received from another employer in a later previous year, the limit of rupees 25 lakh will be reduced by the amount of leave salary exempt earlier। जैसे ग्रेचुटी में 20 को रिड्यूस करा था, वैसे ही 25 को हम इसमें रिड्यूस करेंगे। जैसे हमने स्लाइड शुरू होने पे ही बात करी थी कि 25 में से 8 गए तो 17 रह गए, वही वाली बात ये क्या है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल आपको बच्चे? बढ़े क्लियर आगे? सर। यस अब हम सर। लीव Yes, एनकैशमेंट sir. का एक सवाल देख लेते हैं हल्का सा, और आई थिंक वी विल बी गुड टू गो देन, कि मतलब हमारी लीव एनकैशमेंट भी जो है वो भी कंसोलिडेट हो जाएगी, उसको भी हम कैपिटलाइज कर सकेंगे। तो मिस्टर हरिप्रकाश रिटायर्ड ऑन 1 December 2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years of service and received
a leave salary of rupees 5 lakhs, 5 लाख रुपए सैलरी लीव एनकैशमेंट मिली है। रिटायर कब हुआ है? 1 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो इसकी जो 10 मंथ्स की सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है वो कब तक की करनी है? 30th नवंबर तक की 10 मंथ की सैलरी होएगी। अब 30th नवंबर तक की 10 मंथ की सैलरी होएगी तो इसके 10 महीने कौन से हो गए? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी। 1 फरवरी से शुरू होंगे, 1 मार्च से शुरू होंगे, 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। 1 फरवरी टू 30th नवंबर, ये 10 ही होते हैं ना? यार हाँ ना, कुछ तो Yes, बोल sir. दो। Yes, sir. ठीक है, 1 फरवरी Yes, से sir. 30th नवंबर तक के। अब एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज, बेसिक सैलरी थी, मींस रिटायरमेंट के टाइम पे ये 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी थी, और इसको इंक्रीमेंट मिली है 10,000 रुपए की विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 10,000 रुपए की इसको इंक्रीमेंट मिली है। यानी कि इसकी सैलरी जो है, अगर मैं बात करूं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मींस फेब्रुवरी टू मार्च, इसकी सैलरी जो रही होगी वो 40,000 रुपए पर मंथ रही होगी, राइट? डियरनेस अलाउंस Yes, sir. कितना Yes, है? sir. 30,000 पर मंथ है, और वो 60% ऑफ दिस इज फॉर रिटायरल बेनिफिट। तो डियरनेस अलाउंस कितना हो गया इसका? दैट इज एट 18,000 पर मंथ। 18,000. वेरी गुड। कमीशन जो है वो 5,000 रुपए पर मंथ है। तो कमीशन लेनी है इसमें, हमने नहीं लेनी? Yes, sir. कमीशन हमने बेटा नहीं लेनी, क्योंकि कमीशन हमें फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की दी हो तो लेनी है। यहाँ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे नहीं है, तो इसलिए कमीशन नहीं आएगी। क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. तो कमीशन नहीं आएगी, बोनस का कहीं जिक्र ही नहीं था, तो बोनस तो वैसे ही नहीं आना। तो ये हमारी जो है ये सैलरी बन गई। अब फरवरी टू मार्च ये है, मींस, और 2 महीने की हो गई 40,000, फरवरी और मार्च, और बचे हुए 8 महीनों की हो गई 50,000। दिस इज इक्वल टू 80, और ये 4,80,000 डिवाइडेड बाई 10, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 48,000। 48,000 इसकी बेसिक सैलरी हो गई, और डीए कितना हो गया? 18,000। वो तो 18 ही रहना है ना, उसमें तो एवरेज कर लेंगे तो भी 18 रहेगा, क्योंकि उसने कोई ऐसा बताया नहीं कि डीए में भी कोई इंक्रीमेंट हो रही है। तो 66,000 रुपए ये उसकी जो है, ये 10 मंथ्स एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। इज दिस क्लियर? ये 66,000 कैसे आया है गाइस? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसका आ जाता है, दैट इज एक मिनट ठहरो। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, जो है वो 480 डेज की है।
और इसकी जो है मैक्सिमम परमिसिबल लीव कितनी है इसकी, ये कहीं हमें दिया हुआ है? अच्छा, लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस इज 480 days, ही वाज एंटाइटल्ड टू 60 days लीव एवरी ईयर। तो इसकी जो एंटाइटलमेंट थी वो 30 ही दिन थी। तो हमें एक कंफ्यूजन जो लास्ट वाले पॉइंट में पहले आ रही थी कि 30 दिन की ही मैक्सिमम जो है वो एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, वो इसने 30 ही दिन माना है। तो 30 दिन की मैक्सिमम एंटाइटलमेंट का मतलब हो गया कि कितनी सैलरी इसको मींस लीव एंटाइटलमेंट इसकी बनती थी, दैट वाज 600 days, 30 days एवरी ईयर, 20 ईयर्स की इसकी सर्विस, तो 600 days हो गया वो लीव एंटाइटलमेंट। लीव अवेल्ड कितनी है? 480। 480 लीव अवेल्ड है। तो जो मैक्सिमम इसकी एनकैशमेंट की लीव बनती है दैट इज 120 days Yes. अवेलेबल फॉर एनकैशमेंट, दैट इज 120 days। ये पॉइंट क्लियर हो गया? 120 days का मतलब हो गया कितना? 4 महीने की सैलरी। गाइस देयर विद मी? यस सर। तो Yes, sir. 4 Yes, महीने की sir. मैक्सिमम सैलरी जो है वो इसकी एनकैश हो सकती है। तो 4 महीने की जो हमारा पहला पॉइंट था वो था हमारा इसकी सैलरी कितनी है, मतलब कितनी मैक्सिमम मिल सकती है जो है, दैट इज 25 lakhs। वो जो है वो फालतू हो गई, कोई लेना देना नहीं उस बात से। दूसरा अमाउंट कितना था? लीव एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल कितनी रिसीव हुई है? 5 lakhs, एक वो वाला अमाउंट है जो हम कंसीडर करेंगे। तीसरा अमाउंट जो था वो था 10 मंथ्स की मैक्सिमम जो है वो मिल सकती है, या तो है ही 4 महीने की, तो 10 मंथ्स वाले निकालने की भी जरूरत नहीं है हमें। जब मिली 4 महीने की रही है तो 10 महीने का किस लिए लिखना? वो 10 महीने की थी ना एक, कि मैक्सिमम कैप जो है कि ये 10 महीने की हो सकती है ये वाली। 10 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट सैलरी, 10 months salary on the basis of average salary of last 10 months preceding retirement। तो 10 महीने वाली निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें मिली 4 महीने की रही है। तो वो 4 महीने की जो है वो मीन्स अगर 10 महीने की निकालनी हो तो कितनी बनेगी? 10 महीने की निकालनी हो तो वो बन जाएगी, थर्ड जो है वो 10 मंथ्स, 4,50,000। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कितनी बन जाएगी? 6,60,000। 10 महीने की 6,60,000 हो जाएगी ना, एक महीने की 66,000 हमने बनाई हुई है। यस सर। एक महीने की 66 है तो 10 महीने की 6,60,000 बन गई। और चौथा अमाउंट जो हमारा बनेगा फाइनली, दैट फोर्थ अमाउंट विल बी 120 दिन की जो है एनकैशमेंट इसको जो है मैक्सिमम अवेलेबल है। अब इसकी वो जो बनेगी दैट विल बी 66,000 इंटू 4, तो कितना हुआ? 2,64,000। इतना ही हुआ ना? Yes, sir. तो 2 लाख, अब इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है, लीस्ट कौन सा हुआ? 2,64,000 एग्जेम्प्ट हुआ। और टैक्सेबल कितना हो गया? 5 लाख मिली है, उसमें से 2,64,000 आपकी एग्जेम्प्ट है, ये रिसीव्ड हो गया, ये आपका एग्जेम्प्ट हो गया, और ये आपका टैक्सेबल हो गया। तो टैक्सेबल अमाउंट टर्न्स आउट टू बी 2,36,000। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट निकला है। एनी डाउट्स? किसी भी तरह का सर जो कोई भी ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। टैक्सेबल अमाउंट ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2,64,000 ਘਟਾਤਾ ਤੇ 2,36,000 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ, 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2,64 ਘਟਾया, तो जो चीज जो हमने सीखी है वो ये 2,64 सीखी है। 2,64,000 जो निकाली है, ये 2,64,000 जो है दैट इज आउट ऑफ दीज 4 अमाउंट्स कैलकुलेटेड, जिसमें से 25 लाख हमको याद रखना है, 5 लाख हमको क्वेश्चन में दिया होगा कितना मिला है। ये 6,60,000 जो है ये 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी निकालनी हमने सीखी है, 66,000 रुपए जो है वो एवरेज सैलरी निकाली, हमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ,
हमें ये सारी चीजें जोड़ जाड़ के बनाया कि ये 66,000 बनता है, तो ये 10 महीने की एवरेज सैलरी ये बन गई। और चौथा अमाउंट जो है हमने निकाला कि इसकी अगर 1 महीने की जो है वो मैक्सिमम एंटाइटलमेंट थी, तो जो इसकी टोटल छुट्टियां बनती थी वो 600 दिन की बनती थी। इसने जो ऑलरेडी छुट्टियां ली हुई हैं वो 480 दिन की ली हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में हमारे को कि लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विसेज 480 डेज। अब 600 में से 480 के तो 120 दिन बचे। 120 दिन यानी कि 4 महीने, 30 दिन का महीना, 30 इंटू 4 120 दिन हो गए। तो 4 महीने की 1 महीने की तनख्वाह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज जो हमने निकाली हुई है, 264 बन गया। ये 264 ही आपका एग्जेम्प्ट बनता है, क्योंकि इन चारों में से 25 में से 5 में से 6 60 में से और 264 में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, एंड दैट लीस्ट इज 264 आउट ऑफ दिस 4। अब ये 264 एग्जेम्प्ट हो गया 5 लाख में से, तो 236 आपका टैक्सेबल हो। Yes, sir. Clear. एब्सोल्यूट गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये चीज अगर क्लियर हो गई तो अब हमारी लीव एनकैशमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर आकर अब हमको थोड़े थोड़े चीजें समझ में आ रही हैं कि सैलरी जो मिलती है वो होती क्या है। अब यहाँ पर हम बेसिक चीज जो समझते हैं